हेलो एवरीवन। मेरा नाम है हर्ष कुमार। और अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि COP 29 की बैठक चल रही है और आज समाप्त हो गई। आज इसका आखिरी दिन था। तो एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ और COP 29 के ऊपर मैं और भी कुछ कुछ टॉपिक्स कराऊंगा। तो चैनल पे बने रहिएगा। तो आज का टॉपिक है ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म, GMP। जी हाँ साथियों, GMP क्रॉप नहीं है ये, ठीक है। जो GMP क्रॉप सोच रहे हैं आप लोग वो नहीं है। ये GMP क्या है मैं बताऊंगा अभी आपको। तो इसे लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लाइमेट क्लब के द्वारा। ये दो ऑर्गेनाइजेशन है। इन दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके COP 29 की बैठक में GMP यानी ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। क्यों? ताकि हम जो इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन कर रहे हैं, यानी जो इंडस्ट्री से हम लोग कार्बन की कमी की बात कर रहे हैं, उसको कम किया जा सके। और जो ग्लोबल चैलेंजेस है क्लाइमेट को लेकर, उसको भी कम किया जा सके। इसलिए GMP प्लेटफॉर्म को लाया गया है। समझ में आ रही चीजें? तो ये मैं जो चीजें बताऊंगा एकदम स्पेसिफिक एग्जाम बताऊंगा, ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है इसमें, ठीक है। जो बताऊंगा वो स्पेसिफिक है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। तो GMP को लॉन्च किया गया तो किसमें? तो याद रखिएगा COP 29 के अंदर में। ये स्टेटमेंट के अंदर में पूछ सकता है या फिर अदर एग्जाम दोगे तो आप MCQ में पूछ सकता है। होस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो याद रखिएगा सेक्रेटरिएट मैनेज्ड बाय UNIDO। UNIDO आप सिंपल समझिए, इसका आंसर होगा होस्ट कंट्री UNIDO, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको भी ऊपर में बता दिया, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके। पर्पस क्या है इसका? पर्पस है कनेक्ट करना डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमिक्स को, ताकि वो ग्लोबल एक्सपर्टाइज हो सके और फाइनेंशियल रिसोर्सेस उनको मिल सके। उद्देश्य क्या है? इकोनॉमी की हम व्यवस्था को सही कर सकें। डेवलपमेंट और इमर्जिंग इकोनॉमी, जैसे भारत भी एक डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमिक्स है, तो उसको कनेक्ट करना दूसरे कंट्री के साथ जहां पे हमको फाइनेंशियल रिसोर्सेस और ग्लोबल एक्सपर्टाइज मिले। अच्छा, ये क्यों करना है बताइए। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पे जब क्लाइमेट का बात हो रहा है तो हम भैया दूसरे इमर्जिंग कंट्री को या इकोनॉमिक्स को क्यों जोड़ दें? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंडिया। ओके। भारत में जो प्रोडक्शन हो रही है, जैसे ए गुड्स, ये कोई सामान बन रहा है भारत के अंदर में, इस प्रोडक्शन में जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा प्रोडक्ट ले लो ना यार, आप स्टील ले लेते हैं। चलिए स्टील ले लेते हैं। स्टील, भारत में स्टील बन रहा है, वही स्टील चाइना में भी बन रहा है, ठीक है। चाइना में भी बन रहा है, ठीक। चाइना में भी वही स्टील बन रहा है, लेकिन जो बनने का प्रोसेस था उसमें भारत जो कार्बन निकाल रहा है वो निकाल रहा है 2000 मैट्रिक टन, ठीक है। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हाइपोथेटिकल डाटा है। और चाइना निकाल रहा है 1500 मैट्रिक टन, ठीक। अब आप बोलोगे कि स्टील वही क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड सेम है, चाइना की जो क्वालिटी स्टील की वही भारत की भी है, ये मान लेते। तो कहीं ना कहीं चाइना के पास ऐसी तो कोई टेक्नोलॉजी होगी ही ना, जहां पे वो क्या कर रहा है, जहां पे वो कार्बन का उत्सर्जन कम कर रहा है अपने उसी प्रोडक्शन लाइन को मेंटेन करते हुए। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये सब टेक्नोलॉजी से होता है। जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी लाएंगे आप इंजन्स के अंदर में या फैक्ट्रीज के अंदर में, वहां पे कार्बन एमिशन कम होगा। और फोकस इसका यही है कि हम रिडक्शन कर सके एमिशन को एनर्जी इंसेंटिव सेक्टर्स के अंदर में। एनर्जी इंसेंटिव सेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे मानिए कि जो सेक्टर है, जैसे मैंने स्टील कहा ना, तो स्टील बनाने के लिए आपको चाहिए कोयला, ठीक है, आपको चाहिए कोल। अब ये जो कोल चाहिए साथियों, ये कोल और स्टील की जो जोड़ी है ना, ये भाई बहन की जोड़ी से भी ज्यादा सख्त जोड़ी है। अगर कोयला नहीं दोगे स्टील नहीं बनेगा, ठीक है। तो कोयला बहुत जरूरी है आपको।
और यहाँ पे जब आप एनर्जी जनरेट करते हो तभी जाके आपका प्रोडक्शन लाइन काम करता है। इस तरह की जहां पे आप ऐसे एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो जिससे कार्बन निकल रहा है, कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है और उस सेक्टर में प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसे हम एनर्जी इंसेंटिव सेक्टर्स कहते हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज। ऐसे इंडस्ट्रीज में हम बायोफ्यूल्स, फ्यूल का इस्तेमाल, एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया। ओके, आप देखोगे, अच्छा अभी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था कि हाँ, फर्स्टर इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन। तो क्या होता है इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन, आइए वो भी समझ लेते हैं। इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे जो भी इंडस्ट्री एनर्जी इस्तेमाल कर रही है उनको एक एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो कार्बन का एमिशन हो रहा है उनके प्रोडक्शन लाइन की वजह से, उनके प्रोडक्शन करने से उसको कम किया जा सके। समझ रहे हैं? ओके, तो की कंपोनेंट्स इसकी क्या है, जैसे लोअर कार्बन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना। अब मैंने कहा ना कि अच्छे टेक्नोलॉजीज आप लगा दो तो कार्बन का एमिशन कम हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कोयला से हम लोग बना रहे हैं, कोशिश करेंगे एनर्जी का यूज करें। तो हम कुछ सेक्टर्स जैसे मान लेते हैं कि 100% है तो 20% भैया ऐसे टेक्नोलॉजी ले आओ और ऐसे सेक्टर्स 20% कन्वर्ट कर दो जो आपका रिन्यूएबल सोर्सेस से चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं कार्बन का कुछ तो अंदर पड़ेगा। उसके बाद हम कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज का इस्तेमाल करें। ये चीज मैं नहीं बताने वाला वापस से, क्योंकि इसके ऊपर में मैंने शॉर्ट्स और वीडियो दोनों बता चुका हूं। तो आपको यूट्यूब पे लिखिएगा कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज क्या होता है बाय मेंस बाबा या बाय हर्ष कुमार यूपीएससी, तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, शॉर्ट्स मिल जाएगा, अगर आप ज्यादा जल्दी से समझना चाहें कि क्या होता है ये। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं कि हम इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 25% जो ग्लोबल CO2 एमिशन हो रहा है वो सिर्फ आपका इंडस्ट्रीज से आ रही है, जिसमें एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम नेट जीरो एमिशन की बात करते हैं 2050 तक, उसको अचीव करने के लिए हमें अभी से इंडस्ट्रियल डी कार्बनाइजेशन के ऊपर में फोकस करना होगा। ओके, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो स्टेटमेंट में ये सब पूछ सकता है कि नेट जीरो एमिशन का टारगेट क्या है, कितना डिग्री है। ओके, इंपॉर्टेंट बात करेंगे जीएमपी के बारे में और बात करते हैं अगर हम लोग, तो इसका काम है कि हम बूस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉर्पोरेशन को, कि आओ मिल के साथ काम करते हैं, क्लाइमेट से लड़ते हैं, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं एक दूसरे को। साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया है कि अगर इंडस्ट्रीज काम कर रही है तो उनको ये कोशिश करना होगा कि जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है साथियों, 1.5 डिग्री का जो टारगेट है टेम्परेचर को मेंटेन रखने का, उस टारगेट को हम लोग क्या कर सके, अचीव कर सके। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप क्लाइमेट की ग्लोबल स्तर पे बात करते हो ना साथियों, तो आपको आना पड़ेगा, आपको सामने आना पड़ेगा, आपको हर किसी को आगे आकर बढ़ के काम करना होगा। क्योंकि ग्लोबल स्तर पे हम एक जगह से भारत अगर अच्छा परफॉर्म करे या यूएस अच्छा परफॉर्म करे, ये मैटर नहीं करता। जब भी हम ग्लोबल मंच पे होते हैं तो हमें सबका साथ, सबका विकास के बारे में सोचना पड़ता है। की कंपोनेंट्स की बात करेंगे साथियों, तो की यहाँ पे की जो COP29 डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टारगेट यही रखा गया था, इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन को कैसे कम कर सके। अच्छा, इसके ऊपर में एक और न्यूज है आज, मैं उसको भी कवर अप कर दूंगा कल, ठीक है। तो अभी थोड़ी सर्दी है यार, तो बोलने में मुझे दिक्कत होता है और बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोल पाऊंगा, तो आप धीरे धीरे, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही तो फास्ट कर लीजिए। कुछ की फैक्ट बात कर लेते हैं प्रीलिम्स के बारे में। ओके, तो UNIDO जो संस्था है उसका फाउंडेशन 1966 के अंदर में हुआ था, ठीक है। वियना के अंदर में, ऑस्ट्रिया के अंदर मौजूद है वियना, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। ओके, फाउंडेशन 1966 में हुआ था। पर्पस क्या है, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करता है शुरू से ग्लोबल स्तर के ऊपर में। मेंबर कंट्रीज कितने हैं साथियों, तो 171 इसके मेंबर स्टेट्स हैं। अब मैंने दूसरी संस्था की बात की थी क्लाइमेट क्लब, तो क्लाइमेट क्लब को स्टेब्लिश किया गया है G7 कंट्रीज के द्वारा 2022 के अंदर में, और इसका ऑब्जेक्टिव है हम ग्लोबल कोलैबोरेशन बढ़ाएं ताकि हम डीकार्बनाइज कर पाए इंडस्ट्रीज को और एक्सीलरेट कर पाए क्लाइमेट एक्शंस के ऊपर में, यानी जो भी हमारा टारगेट है क्लाइमेट को लेकर उसको अचीव कर पाए। अब देखो ये इतना लंबा टॉपिक है, इससे प्री स्पेसिफिक भी क्वेश्चन बन सकता है। अब ये जैसे आपसे स्टेटमेंट में फॉर एग्जांपल लाइक दिस पूछ लेगा कि जैसे फर्स्ट यूज ऑफ GMP इंडस्ट्रीज, टारगेट इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, एल्युमिनियम एंड सीमेंट, ठीक है, विच आर द हाईएस्ट एमिटर्स, तो ये बहुत ज्यादा हाईएस्ट एमिटर। अब आप देखो यहाँ पे
जो पहला स्टेटमेंट बन जाएगा, मान लेते हैं उसने जीएमपी के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, जीएमपी के ऊपर में यहाँ, और पहला स्टेटमेंट ऐसे ही पूछ देगा कि फर्स्ट, ठीक है, इस तरह फर्स्ट यूज होता है भैया स्टील में, एल्युमिनियम में, और या फिर वो दे देगा फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, मान लेते हैं कि फर्स्ट यूज किया गया है इसमें, कोई दूसरा धातु ले लो, डायमंड में, ठीक है, डायमंड ले लेते हैं, गोल्ड, ऐसे कुछ यूज कर देगा, ताकि आप क्या होगा कि आप कंफ्यूज करो, फॉल्स स्टेटमेंट बना दिया, अब बीच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट या विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर में, और पीटी ही क्वालिफाई करना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए मैंने ये कुछ एडिशनल पॉइंट ऐसे रख दिए ताकि अगर क्वेश्चन बने तो आप यहाँ समझ पाओ। तो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है डायरेक्ट। सिमिलर इंसेंटिव चल रही हैं जीएमपी के जैसे, जैसे आपका मिशन इनोवेशन हो गया, ठीक है, जहाँ पे हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, या फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो बहुत पुराना टॉपिक है, बहुत बार कवर कर चुका हूं मैं इसके ऊपर में। तो ये भी एक तरह से उपयोग कर रहा है जो जीएमपी के जैसा ही है, जहाँ पे हम सोलर का इस्तेमाल करके एनर्जी निकालने की बात कर रहे थे। तो सीमेंट की बात करें तो सॉरी स्टील की बात करें तो स्टील इंडस्ट्रीज 8% अपना योगदान देती है CO2 एमिशन के अंदर में। वही जो सीमेंट इंडस्ट्रीज है साथ ही वो 7% योगदान देती है CO2 एमिशन में ग्लोबली। तो ये चीजें भी याद रखिएगा। तो ये कुछ प्रीलिम्स बेस्ड मैंने फैक्ट ला के रखे थे आपके सामने, और ये टॉपिक था जीएमपी के बारे में, यानी याद रखिएगा फिर से फुल फॉर्म भी इसका याद रखिए, ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म, लॉन्च किया गया था COP29 के द्वारा में, ठीक है। और इसका होस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो UNIDO, ठीक है। और यहाँ पे आपसे इस पर्पस में भी पूछ सकता है स्टेटमेंट के अंदर में, तो ये सब पूछ लिया जाता है, या पूछ लेगा इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन के बारे में, ये अच्छा टॉपिक है। ऐसा ही मैंने कल एक टॉपिक पढ़ाया था स्पेस जंक, जो वो भी एक अच्छा टॉपिक था। ओके, तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो एक बार वीडियो को यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तब तक के लिए रखो अपना ध्यान, मुझे दे आ गया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।